तो अगर इससे पहले आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही जो प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है उसमें भी आप जाकर साइकोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। पहले प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, क्रिएटिविटी इंक्रीज विद क्रिएटिविटी, यानी कि जो आपकी सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता आपकी किसके साथ बढ़ती है। तो ये आपसे पूछा गया है, एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, या फिर आपकी एजुकेशन के साथ। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सही आंसर की बात करूँ, प्रैक्टिस के साथ जो आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन, जो आपकी प्रोग्राम लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है। क्या आपकी ट्रायल एंड एरर पे है, क्लासिकल कंडीशनिंग पे है, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर आपकी जो है दूसरी थ्योरी आपकी दी थी स्किनर द्वारा, तो किस पे है। तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे होगी। ऑप्शन जो आपकी सी दिया है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। विच इज़ द अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ द टीचर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि शिक्षण की जो सर्वोच्च इकाई है, आपकी सर्वोच्च निकाय है, वो आपका इसमें से क्या है। क्या MHRD है, या फिर NCERT, NCTE, या फिर UGC। इन सभी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये आपने कमेंट करना है। तो सर्वोच्च इकाई कौन सा है, तो ये है आपका NCTE। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, अकॉर्डिंग टू डेवे एजुकेशन इज है, यानी कि डेवी के अनुसार शिक्षा इनमें से क्या है। तो डेवी के अनुसार डेवी क्या मानते हैं। डेवी मानते हैं कि शिक्षा आपका क्या है, शिक्षा आपका एक सोशल नीड है। ऑप्शन अगर डी देखिए आप, यानी कि इसको कहेंगे आप सामाजिक आवश्यकता है आपकी एजुकेशन डेवी के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, एनी टीचर कैन बिकम ए फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट, यानी कि एक टीचर जो है अगर छात्रों के बीच जो है फेवरेट बनना चाहता है या उनका लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया है। तो उसमें होनी चाहिए बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथिक मैनर, यानी कि उनके साथ उसको क्या है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है यही आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इससे ही मिलता जुलता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये दोनों साथ डाले हैं। तो विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट, यानी कि ऐसी कौन सी जो क्वालिटी है टीचर की जो अधिक पसंद की जाती है स्टूडेंट्स द्वारा। तो वो है उसकी इम्पार्शलिटी, यानी कि उसकी निष्पक्षता, सभी को जो है समान तौर पर जो है वो महत्व देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, द इवेल्युएशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ AN। तो इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की इसमें बात की गई है कि सबसे अच्छा जो मेथड इसमें से कौन सा होगा। तो अगर आप ऑप्शन डी देखिए प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो ये आपका इसमें बेस्ट होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरी बाय द कंसिडरेशन ऑफ, यानी कि जो आपकी पाठ योजना है, लेसन प्लान जिसको आप कहेंगे, वो गाइडेड होती है प्राथमिक तौर पे किसके अंतर्गत। तो वो होगी आपकी करिकुलम गोल। तो यानी कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका पाठ्यक्रम दिया है, उसके लिए आप जो है पहले ही उद्देश्य निश्चित करेंगे और उन उद्देश्यों द्वारा क्या करेंगे आप उसमें गोल आपने निर्धारित किए कि अंत में जो है किन किन उद्देश्यों की आपको जो है प्राप्ति इसमें होने वाली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि जो आपकी जीन पियाजे द्वारा 4 जो आपकी बौद्धिक स्तर की अवस्थाएं बताई गई है वो किसने दी है। ये आपसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है। तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जीन पियाजे द्वारा। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा आपके पास, द फर्स्ट स्कूल ऑफ द इन्फेंट इज, यानी कि इन्फेंट की बात की गई है, यानी कि जो एक शिशु होता है उसकी जो पहली पाठशाला क्या होता है। तो आपके पास क्वेश्चन दिए कि हिज स्कूल, रिलेटिव, होम, या फिर मदर। तो एक शिशु की जो पहली पाठशाला है वो उसकी माता होती है। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। साथ ही जो है पुरानी वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखी है, अगर आप स्पेशली बात करूँ मैं साइकोलॉजी नोट्स की, तो आपको सभी जो वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। जाइएगा, अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बनाए। HPTET की प्रिपरेशन करें तो अलग से उसका भी एक अलग से फोल्डर बनाए, सभी वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएगी। जितने मैंने सिलेबस में आपके टॉपिक बताया है वो सभी उसमें इंक्लूड किया है। कुछ के टॉपिक अभी रह जाते हैं, उसको जो है अभी आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन लग गया है। हालांकि कर्फ्यू था लेकिन 4 जिलों में लॉकडाउन संपूर्ण घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में जो है मुझे जहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो तब तक आपको जो है साइकोलॉजी की ही वीडियो मिलेगी, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, हु सेड एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। तो ये किसने कहा था कि किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। तो ये कहा था आपके स्टैनले हॉल है। आई होप आपको ये कई बार मैंने पहले भी करवा दिया, आपको ये याद हो गया होगा।
हु इज़ द फादर ऑफ द प्रोजेक्टिव मेथड इन टीचिंग। तो प्रोजेक्टिव मेथड जो है वो उसके फादर जो है किसे कहा जाता है, किलपैट्रिक को कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, डायरेक्ट आपको इसने ऐसे ही याद रखना है। नॉट बीइंग एबल टू रिकोगनाइज द वर्ड विच काइंड ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यानी कि शब्दों को ना पहचान पाने वाली, जो शब्दों को पहचानने में अक्षमता होती है, उस तरह की जो है आपकी जो अधिगम अक्षमता वो क्या कहलाएंगी, तो वो कहलाती है आपकी डिसलेक्सिया। हो सकता है मेरे कुछ शब्द जो है स्लिप हो जाए, इसके पीछे रीजन स्टिल यही है। 8 से 10 दिन हो गए मेरे मुंह में छाले पड़े, तो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, थोड़ा सा पेन है, हो सकता है कि थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो जाए, तो आप इसकी माइंड ना कीजिएगा, आप स्क्रीन पे जाकर देख सकते हैं स्पेलिंग आपकी सभी की लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपके पास, हु गेव द ड्राइव डिडक्शन थ्योरी। तो ड्राइव डिडक्शन थ्योरी किसने दी है, ये दी गई थी आपके हल द्वारा। तो इसमें आपका डायरेक्ट इसका हल हो जाएगा, ऐसे ही आपने इसको याद रखना है। हु इज़ द फादर ऑफ द, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द प्लेवे मेथड। जो प्लेवे मेथड है आपका, उसके जो फाउंडर आपके कौन है, तो आपके फ्रॉबेल है। ये भी आपको मैंने कई बार करवाया। अगर हिंदी की बात करूँ, हिंदी में कई बार ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये सभी वो क्वेश्चन है पहले एग्जाम में जो आपके देखे गए हैं, तो इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट इसको आप जो है याद करेंगे। तो ये पिल की स्टेटमेंट थी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, आपके पास विच मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स। तो विच मेथड, तो आपकी कौन सा जो ऐसा मेथड है जो आपकी सहायता करता है, किस में सहायता करेंगे, स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो आपकी जिसको स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है स्टडी के लिए। तो ये कौन सा मेथड आपका जो यूज होगा इसमें, केस स्टडी मेथड। तो ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ IQ। IQ का फॉर्मूला कई बार भी आपको मैंने बताया, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से भी आपका लिखा होता है। तो आपने दोनों तरह से याद रखना है, यानी कि मेंटल एज आपको MA बोलेंगे, क्रोनिकल एज यानी कि जो आपकी वास्तविक आयु है उसको आप जो है CA बोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 के साथ। आगे आपके पास हु इज एसोसिएटेड विद कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास से आपकी कौन संबंधित है, तो जिन्होंने 4 अवस्थाएं आपकी संज्ञानात्मक विकास की बताई है, बार बार कह रहा हूँ, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई है, जीन पियाजे ने बताई है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके घुमा फिरा के देखे जाएंगे, क्वेश्चन आपके यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। ID ईगो सुपर ईगो इज रिलेटेड टू, तो ये इनका जो संबंध किससे है, तो ये आपके पर्सनैलिटी से है। तो ID ईगो सुपर ईगो से संबंधित आपके सिगमंड फ्रायड थे, इनकी ये थ्योरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, कोशिश की है मैंने समझाने की, आई होप जाकर आप जो है वीडियो को जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, साइकोलॉजी का एक अलग से फोल्डर बना है, उसमें मैंने मेंशन की है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो आपका IQ की बात की गई है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो IQ है वो पहली बार है किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने द्वारा ये दिया गया है। तो IQ का जो है कॉन्सेप्ट जो पहली बार किसने लाया था, तो अल्फ्रेड बिने ने ये लाया था। प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू एसेस। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो आपकी किसको एसेस करती है, तो ये करती है आपकी डायरेक्ट पर्सनैलिटी को। तो ये भी आपने इसी तरह डायरेक्ट आपने याद रखना है, जिस हिसाब से मैंने आपको इस नोट्स के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड टू द चाइल्ड बाय द स्कूल इज, यानी कि जो एजुकेशन आपकी जो है स्कूल द्वारा प्रोवाइड की जाएगी वो किस तरह की एजुकेशन में आएगी, फॉर्मल में आएगी, इनफॉर्मल में आएगी। तो वो किस में आएगी आपकी, तो वो आपकी आएगी फॉर्मल एजुकेशन में। कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उससे कौन सा गुण विकसित हो जाता है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इसमें, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन सा गुण विकसित हो जाता है, तो वैज्ञानिक अन्वेषण का। तो ये डायरेक्ट आपका शायद ये CTET में आया था क्वेश्चन, तो आपने डायरेक्ट ये क्वेश्चन याद रखने हैं। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। डेली अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन में बता रहा हूं, अगर आप उसके नोट्स बनाते हैं तो धीरे धीरे आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन का जो है क्या पाया जाता है, निहित होता है। तार्किक चिंतन जिसमें निहित होगा वो आपका क्या है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन आपका जो है निहित होता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने दी है, तो ये आपकी स्टैनले हॉल ने दी है। इंपॉर्टेंट है, स्टैनले हॉल की जितनी भी स्टेटमेंट्स रहती है आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये नोट्स में बनाई है।
आगे आपका है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये जितने भी आपके कथन हैं, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने जो कथन दिए हैं मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजी के, चाइल्ड सेंटर साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये किसका कथन है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कहा था आपके वुडवर्थ ने। इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के जो उद्दीपक यानी कि उद्दीपन के जो अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन है? तो ये आपके थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक ने आपकी कौन सी थ्योरी दी है? मैं काफ़ी समय से आपको ये थ्योरीज के हर क्वेश्चन हर वीडियो में बता रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा। थॉर्नडाइक ने आपकी कौन सी थ्योरी दी है जो अनुक्रिया सिद्धांत की और जो है आपको डायरेक्ट जो है चिन्हित करती है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर जो वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है? तो शिशु के जो संवेगों की अगर हम बात करें तो वातावरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आपका जब बच्चा जो है 5 से 6 ईयर की एज के बीच में होता है तो उस समय जो अधिकतर उनके जो संवेग है, संवेगों पर जो है वातावरण का प्रभाव पड़ेगा और उसको जो है वो कंट्रोल करना, नियंत्रित करना जो है धीरे धीरे सीख जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास से किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि सबसे पहले जो है बालक में भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं? अगर आपको डायरेक्ट ये नहीं आता है, अगर आपको ये भी पता है कि बालक के जो बिहेवियरिज्म पर यानी कि उसके व्यवहार पे जो किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया, तो आप सभी को पता होगा बिहेवियरिज्म फादर और बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, तो ये भी जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन जो है व्यवहारवाद से आपके संबंधित है। तो इन्होंने व्यवहार का जो अध्ययन किया, तो आप इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं तो ये स्टेटमेंट किसने दी है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो इस तरह से आप जो इसके आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है याद तो ये करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट या किसी की भी हो सकती है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये स्टेटमेंट जे.बी. वॉटसन ने ही दी होगी। आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप किस लिपि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपका जो है मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको जो है ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है क्या जो है आपको पता है कि किस लिपि के द्वारा पढ़ाया जाएगा नेत्रहीन छात्रों को। तो इसमें आपको जो है ये आपका क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सेंटर ना होकर ये आपका टीचर सेंटर है। इसमें टीचर की जो है दक्षता की बात की गई है, क्या टीचर को ज्ञान है नेत्रहीन छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए करेंगे आप जो है ब्रेल लिपि का। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसके बाकी के ऑप्शन मैंने इंक्लूड नहीं किया, डायरेक्ट आंसर किया ताकि जो आंसर आपके माइंड में सेट हो जाए। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध करवाएंगे? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि आपकी बात की गई है। ये मान लीजिए कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता जो स्पेशल नीड जो आपके चाइल्ड होते हैं उनको शिक्षा आपको कैसे उपलब्ध करवानी चाहिए या फिर कैसे उपलब्ध कराएंगे? अगर आपको ध्यान हो समावेशी शिक्षा की बात की जाती है तो समावेशी शिक्षा में क्या कहा जाता है कि सभी को जो है एक समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो उसी आधार पर इसका आंसर की बात करें, जहाँ ये क्वेश्चन आया था किसी क्वेश्चन पेपर में आया था वहाँ से ये मैंने नोट डाउन किया है। तो इसमें कैसे करवाएंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी कि सभी के साथ जो है उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, उसको शिक्षा का जो है अवसर प्राप्त करेंगे, जो कि आपके समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते आगे आपके पास मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है? तो मॉन्टेसरी जो आपकी प्रणाली है, मॉन्टेसरी मेथड है, तो ये आपका जो है ये किस तरह इसका जो विकास प्रणाली है किस प्रकार के बालकों के लिए ये जो है प्रयोग किया गया है? तो ये मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए जो मॉन्टेसरी मेथड आपका जो है डेवलप किया गया है। तो ये आपने डायरेक्ट इसको याद रखना है। आप सभी को पता होगा मंदबुद्धि बालक का जो IQ लेवल कितना होता है, सामान्य बुद्धि बालकों का कितना होता है, विशिष्ट बालक होते हैं उनका कितना होता है। तो ये आप सभी को आई होप पता होगा, अगर नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। सामान्य की अगर हम बात करें तो 90 से लेकर 120 तक ऐसा कहा जाता है कि जिनका IQ 90 से 120 है वो आपके सामान्य बुद्धि वाले। वहीं आपका 140 से ऊपर अगर हम बात करें तो विशिष्ट बालक होते हैं। इसके अलावा जो मंदबुद्धि की बात करें तो जिनका IQ आपका 70 से नीचे होगा वो आपके जो है मंदबुद्धि बालकों में
गिने जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। तो यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को जो समझने का जो सबसे पहले प्रयत्न है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंस से आपके क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये किसने किया था? तो ये गॉल्टन द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। तो बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह क्या होता है? तो यानी कि जो बालक है वह अपने चारों ओर जो देख रहा है, सुन रहा है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको जो समझने की कोशिश कर रहा है, उसके द्वारा उसको जो है चिंतन, उसका जो है कारण बन रहा है चिंतन का। तो वो किस तरह, किस आधार पे कर रहा है? तो प्रत्यक्ष तौर पे जब वो देख रहा है वस्तुओं को, परिस्थितियों को समझ रहा है, क्योंकि उसके आसपास की बात की जा रही है, उसके चारों ओर की बात की जा रही है, तो वो किस तरह का जो है आपका चिंतन कहलाएगा? तो ये प्रत्यक्षात्मक, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पे जो उसने चारों ओर देखा, जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखा, समझा, उसके बाद जो है वो चिंतन कर रहा है, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन आपका वो कहलाएगा। तो ये मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है। यह एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है और यही इसकी खासियत है कि लंबी होने के बावजूद ये आराम से आपको याद हो जाएगी। तो ये कहा था आपकी वुडवर्थ ने, डायरेक्ट वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट आपकी दी है। इसके अलावा जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले के स्टूडेंट भी आप जो है मेरे साथ बने रहे। इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी मैंने आपको बनाए हैं, समय रहते आपको वो भी मिल जाएंगे। पीडीएफ जो मैंने तैयार किया उसमें इंग्लिश मीडियम में भी आपके क्वेश्चन रखे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इंग्लिश में उसमें मटीरियल नहीं मिलेगा। तो ये सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। बाकी नोट्स है, नोट्स भी आपको इंग्लिश मीडियम में मैं शेयर कर दूंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले आपके पास, पियाजे ने शेषावस्था को कहा है। तो पियाजे ने शेषावस्था को क्या कहा है? संवेदी प्रेरक अवस्था। तो पियाजे ने जो है टोटल 4 स्टेजेस बताई थी, आप सभी को मैंने कई वीडियो में ये बताया है। अगर आप चाहें तो कोई जो रेगुलर स्टूडेंट है वो नोट्स बना रहा है, किसी को याद हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं 4 स्टेजेस मैंने कौन कौन सी बताई, और उनके साथ में आपने ईयर भी लिखने हैं, कितने से कितने साल की कौन सी अवस्था पियाजे द्वारा बताई गई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, वह बच्चे जिनके मानसिक आयु कालानुक्रम आयु से कम होती है। तो जिनकी जो मानसिक आयु यानी कि एम में जिनका जो है क्या कहा गया है, कालानुक्रम सी ए से जो है कम होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे आपके मंदबुद्धि बालक। यानी कि उसकी जो वास्तविक आयु है यानी कि सी ए मानो उसका 8 वर्ष है, और जो उसका एम ए चला है यानी कि मेंटल एज जो उसकी चली है वो चली है 6 ईयर। तो जाहिर सी बात है कि सामान्य बुद्धि से उसकी आयु कम है, तो आपका मंदबुद्धि बालक आपका वो कहलाएगा। एस होलिंगवर्थ किस कार्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने काम किया था आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन जो आपके रहे हैं उन पे जो है इन्होंने स्पेशली फोकस किया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले जो परिपक्वता शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गेसेल द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा के जनक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है, इसकी अवधारणा के जनक किसे माना जाता है? तो गॉल्टन को इसके जो है जनक के रूप में माना जाता है। व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको कई बार मैंने बताया, बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म की बात की गई है, तो जेबी वॉटसन आपके जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाए जाते हैं या फिर कहा इनको जाता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो ये आई होप आप सभी को पता होगा। तो किशोरावस्था को जो है सबसे कठिन काल माना जाता है किसी भी बालक के विकास की। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना अगर आपको नहीं पता है, वैसे उम्मीद मुझे है कि सभी को ये पता होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को जो है आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है C.W. बियर्स को। तो ये भी आपने नाम याद रखना है। आई होप पहली बार आपने ये क्वेश्चन देखा हो, लेकिन ये किसी एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने ये नोट्स में इंक्लूड किया है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। हो सकता है कि आपके सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने किया? तो सृजनात्मकता और चिंतन के बारे में पहली बार जो विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो गिलफोर्ड द्वारा।
गिलफोर्ड ने आपका त्रियामी सिद्धांत दिया गया था, ये आपको लास्ट वीडियो में शायद मैंने बता दिया 2-3 दिन पहले आपका ये मैंने करवा दिया है, शायद इंग्लिश में करवाया है, तो अगर आपको याद हो तो आपको ये करवा दिया है ऑलरेडी। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या फिर कुल कितने खाने आपको देखने को मिलते हैं, तो 120 है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ये देखने को मिला है कि अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग आपके आंकड़े देखने को मिले हैं, पर मुझे जो ज़्यादातर आंकड़े देखने को मिले वो 120 था। आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, इसके नियर बाय भी आपके देखने को मिल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा असमंजस देखा गया है, जो आपके राइटर रहे हैं साइकोलॉजी की बुक के, उन सभी में थोड़ा सा असमंजन देखने को मिला है। अलग अलग जो आंकड़े सभी ने पेश किए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे जो है रिलायबल लगा 120, क्योंकि 2 से 3 बुक्स में मुझे यही मिला, तो मुझे यही ठीक लगा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता थर्स्टन व केली है। ये डायरेक्ट आपने क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी थ्योरीज है इनके प्रणेता तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जनक कहे, प्रणेता कहे, जो आपने कहना है, इनके फादर कहे, आप सब कुछ आप जो है कह सकते हैं। 100 बात की एक बात है कि आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो ईगो लिबिडो का अर्थ है तो आत्म प्रेम है, तो ये डायरेक्ट है, इसको भी आपने इसको डायरेक्ट याद रखना। आईडी को सुपर ईगो की वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, मैंने उसमें कोशिश की अपनी ओर से समझाने की। आई होप आपको वो समझ भी आ जाएगा। जाइए प्लेलिस्ट में आईडी ईगो सुपर ईगो अलग से वीडियो दिख जाएगी आपको, उसको आप जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँ। अगर लिंक नहीं दे पाया तो मुझे याद दिलाना कि आईडी ईगो सुपर ईगो का लिंक डाल दीजिएगा। तो बाकी आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस चैनल के साथ जुड़ सके। आप सभी के लिए सभी क्लासेस फ्री है, जो आपने पेड लेके परचेज करनी थी 3 से 4 हज़ार रुपये में, वो आप सभी को फ्री मिल रही है। तो आप जो है इसका जो है उपयोग कर सकते हैं, उपयोग का लाभ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जो है उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, मेरे साथ बने रहें देखिएगा। साथ ही साइकोलॉजी के लिए पुरानी वीडियो देखने के लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी पुरानी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता। तो संज्ञानवादी जो पद्धति है इसके प्रणेता यानी कि जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जीन पियाजे और ब्रूनर। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये संज्ञानवादी क्या है। ये वही आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इसमें बात की गई है, यानी कि सृजनात्मकता, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो साइकोलॉजी पुस्तक है ये किसने लिखी है या फिर किसकी पुस्तक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपकी विलियम जेम्स की। एक क्वेश्चन जो आपका इस तरह से बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो आप नोट्स इसके बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा थी आपकी, ये मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है। इन सभी से संबंधित आपके मनोवैज्ञानिक जो आपके कौन कौन थे वो भी आपको मैंने उन वीडियोज़ में बताया। साथ ही आपको फिर से मैं बता देता, गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा थी आपकी, इससे संबंधित आपकी कोहलर, वर्दीमर और कोफा थे। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसका जो उदय हुआ ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जर्मनी से जो इसका उदय माना जाता है गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मानव मन के प्रकारवादी उपागम का विकास किया गया था। तो ये किसने किया था, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो विलियम जेम्स द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन अगर फर्स्ट देखिए तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया गया। तो मनोविश्लेषणवाद का जो विकास किसने किया था, तो ये सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया था। तो ये आपको जो है आईडी ईगो सुपर ईगो से ये संबंधित है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईडी ईगो सुपर ईगो की बात की जाए तो ये व्यक्तित्व के जो व्यक्तित्व से संबंधित है आपकी, तो ये सिगमंड फ्रायड की थ्योरी से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, किसने बताया कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। तो किसके द्वारा ये बताया गया था कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है, तो ये बताया था कूट लेविन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। हो सके तो याद इसको रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है आपके पास, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मनोविज्ञान उत्पत्ति हुई है मनोविज्ञान शब्द की अगर हम बात करें तो ये हुई है आपकी ग्रीक से। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा याद रखना है जो मनोविज्ञान आपका शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये किस भाषा से हुई है इसकी उत्पत्ति, ये मान के आप चलिए तो ग्रीक से हुई है। तो ये आपने इतना सा याद रखना है। लोगोस का जो अर्थ है तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका मनोविज्ञान है, मनो जमा विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को अगर हम इंग्लिश में पढ़े साइकी प्लस लोगस, इसमें जो आपका लोगस है तो इस लोगस का जो अर्थ है ये आपसे पूछा गया। तो लोगस का अर्थ है विज्ञान। तो मैंने आपको पहले कहा मनो जमा विज्ञान, लोगस का अर्थ है आपका विज्ञान। उसी तरह जो आपकी साइकी है, साइक का मतलब है आपको मनो। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन तोड़ के भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की? तो विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? 1859 में की थी। कहाँ की थी? लिप्जिंग में की थी। तो ये आपको कई बार मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो आपका ये है कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? 1879 को। इसी तरह दूसरा प्रश्न इसमें आपका ये निकल के आता है कि प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी जो स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी आपको यहीं पे बन जाता है। तो विलियम वुंट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये की थी आपकी लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न आपके पास, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो ये सेंट्रोक का कथन है। ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से भी आपके क्वेश्चन देखने को बनते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल जो है 1915 में कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसमें भी आपके दो क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला है कि भारत का जो मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल है वो किस सन से आपका माना जाता है? तो 1915 से इसका जो प्रारंभ माना जाता है। कहाँ से माना जाता है ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो ये आपका कोलकाता से माना जाता है। तो इस तरह जो आप एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना के चलिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन की विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किस में होता है? तो ये होता है विकासात्मक विज्ञान। यानी कि बात करें कि जब आपका जो शिशु गर्भधारण के समय और उसकी मृत्यु तक यानी कि वृद्धावस्था तक जो है मनुष्य जीवन भर पर्याप्त जो है सीखता रहता है। तो इससे यही माना जाता है कि उसका विकास है आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला प्रश्न आपके पास, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? प्राचीन अनुबंधन यानी कि इसको आप कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। इंग्लिश वालों को ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी हिंदी मीडियम वाले भी हो सके तो साइकोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश में जो है अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा ईजी है कंपेरिजन टू हिंदी। तो प्राचीन अनुबंधन की बात की जाए यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की गई है, तो सर्वप्रथम जो है अध्ययन किसने किया था? तो ये किया गया था आई.पी. पेवलो द्वारा। ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो पावलो यहाँ पर लिखा है, तो आई.पी. पेवलो इसका पूरा नाम है। तो ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी से लेकर आपके क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते, अनुबंधन क्या है यानी कि कंडीशनिंग की बात की गई है कि कंडीशनिंग है क्या, व्हाट इज कंडीशनिंग, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपके साहचर्य स्थापित करना। तो ये आपने डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन याद रखने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो आपको जो है काफ़ी हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम में, क्योंकि हो सकता है कि आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ ना आए तो आप जो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हो सकता है इंग्लिश में समझ ना आए तो आप जो हिंदी में भी देख कर चलिएगा। पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री में अवरोध पैदा करे तो उसे कहेंगे। देखिए, एक होता है आपका जो है पॉजिटिव, आपकी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, यानी कि एक साइकिल चलाने वाले को एक स्कूटर चलाने में आसानी होती है तो उसको कहेंगे आप जो है उसकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई है। एक होता है नेगेटिव, उसी की बात इसमें की गई थी, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे पूर्वमुखी अधिगम। यानी कि जो आपने पहले जो चीज़ें सीखी है उन चीज़ों को सीखने से क्या है, नई चीज़ों को सीखने में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वो बार बार आपको जो है पुरानी चीज़ों की ओर ले जा रही है। तो ये आपका कहना है पूर्वमुखी अधिगम।
तो इसका जो अक्षर अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इसमें पहले ही टिक भी किया है, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है। यानी कि बच्चे जो झूठ बोलते हैं उसकी जो है उसके विपक्ष में कहे या फिर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आप कह सकते हैं उनकी पिटाई की जाती है, तो ये किस प्रकार की कंडीशनिंग कहलाएगी, तो ये कहलाएगी दंड परीक्षण। तो उनको क्या है, दंड दिया जा रहा है तो इसको आप दंड के साथ कहेंगे, इसको पुरस्कार भी नहीं कहेंगे, परिहार भी नहीं करेंगे, अकर्म प्रशिक्षण भी नहीं करेंगे, इसे कहेंगे आप दंड प्रशिक्षण। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़े से आपने लॉजिक लगाना है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि सुमिलित किए असुमिलित है, यानी कि इसमें जो कौन सा आपका सही नहीं है। तो अगर हम बात करें पावलो के साथ आगे लिखा है कुत्ता, यानी कि जो आईपी पेवलो है उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो किस पे किया था, एक कुत्ते पे किया गया था, ये बिल्कुल आपका सही है। इसी तरह स्किनर की बात करें तो बीएफ स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये किया गया था चूहे के ऊपर। उसी तरह थोंडाई की अगर हम बात करें, अगर आप देखें आईपी पेवलो की बात अगर मैं करूँ तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कुत्ते पे प्रयोग किया। उसी तरह बीएफ स्किनर की अगर हम बात करें तो अनुबंधन का जो उसने सिद्धांत दिया तो इसमें जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आप इसको कहेंगे। अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्रयोग किया गया था चूहे के ऊपर, तो ये भी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसी तरह थोंडाइक के साथ बिल्ली लिखा है, यानी कि जो थोंडाइक है उनसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थोंडाइक द्वारा दी गई है इसने जो प्रयोग किया था इसने किया था एक बिल्ली पे, तो ये तीनों आपके बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन अगर 4 देखिए तो इसमें कोहलर के आगे बिल्ली लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था चिंपैंजी पे, और उस चिंपैंजी का जो है नाम बताया गया था वो बताया गया था सुल्तान, जो कि मैंने आपकी थ्योरी वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया है। अगर आप चाहें तो थ्योरी वाली वीडियो जो है वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँ, अगर नहीं दे पाया तो मुझे याद दिला देना कि थ्योरी वाली वीडियो का लिंक आपने नहीं दिया है, आपके लिए मैं लिंक उसमें डाल दूँगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है। तो जैसे कि आपकी घंटी बजती है उस समय आप जो है क्या है आप डोर खोलने चले जाते हैं, तो ये किस तरह के व्यवहार में आता है, तो ये आएगा ऑपरेंट व्यवहार में। तो यानी कि ऑपरेंट व्यवहार आपका बताएगा कि घंटी बजने पर आपने जो प्रतिक्रिया की वो आपका ऑपरेंट व्यवहार के अंदर आएगा, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है। पुनर्बल की अगर हम बात करेंगे, इसको अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो पुनर्बल को कहेंगे आप रीइंफोर्समेंट थ्योरी। जो आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो इनमें से किस श्रेणी में आएगी, आपके पास ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो ये आएगा आपका साहचर्य सिद्धांत में। ऑप्शन सी देखें तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।